हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, अच्छी ही चलनी चाहिए। वीडियोस देखिए, जहां डाउट्स हो मुझसे पूछिए। आज हम नया शुरू करने के पहले पिछला रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था साधारण स्थायी ऊतक में मृदु ऊतक पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पतली होती हैं, पतली भित्ति वाली होती है, जीवित होती हैं, छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, मुलायम होती हैं, प्रकाश संश्लेषण भी करती हैं, संग्रहण करती हैं और रिक्तिकाओं की संख्या बहुत कम होती है। ये अपन ने कल पढ़ा। इनके रूपांतरण पढ़े, ये कहाँ पाई जाती है हमने पढ़ा। आज हम साधारण स्थायी ऊतक में, सरल स्थायी ऊतक में आज हम पढ़ने वाले हैं उसका दूसरा प्रकार, साधारण स्थायी ऊतक का स्थूल कोण ऊतक। इंग्लिश में इसे कोलेनकाइमा कहते हैं। स्थूल कोण ऊतक इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्थूल कोण ऊतक, कोण शब्द आ रहा है, स्थूल मतलब मोटा, तो इन कोशिकाओं में जो अंतराकोशीय अवकाश है वो नहीं पाया जाता। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाया जाता। यहाँ ये डिफर करती हैं पेरेन्काइमा से। पेरेन्काइमा में अंतराकोशीय अवकाश पाया जाता है, कोलेनकाइमा में अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाया जाता। तो अंतराकोशीय अवकाश होता तो है, लेकिन वहां पर लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन आदि पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिससे इनकी कोशिका भित्ति मोटी सी दिखने लग जाती है इन पदार्थों के जमाव के कारण। और इस तरह की कोशिकाओं को लिग्निफाइड कोशिका भी कहा जाता है। स्थूल कोण ऊतक में जो कोशिकाओं का अंतराकोशीय अवकाश है, उनमें जब ये लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन ये जमा होता है तो किस हिसाब से जमा है? क्या केवल उनके अंतराकोशीय अवकाश में जहां पर कोशिकाएं टच हो रही है एक दूसरे से वहां जमा है, या फिर पूरी ही भित्ति में जमा है, या फिर एक मोटी परत बना लिए, उस आधार पर फिर उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, अलग अलग नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे कोलेनकाइमा, स्थूल कोण ऊतक के बारे में। ये जीवित होती है कोशिकाएं। चलिए देखते हैं। स्थूल, ये दूसरा प्रकार है इसका, साधारण स्थायी ऊतक का स्थूल कोण ऊतक। इसे स्थूल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसकी भित्ति मोटी होती है। भित्ति मोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि अंतराकोशीय अवकाश में लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन आदि जमा हो जाता है। तो इसके हम सबसे पहले देखते हैं इसकी विशेषताएं। पहली विशेषता है कि ये जीवित होती है। कैसी कोशिकाएं होती है? जीवित। जीवित का मतलब है इनमें जीव द्रव्य पाया जाता है, और जीव द्रव्य पाए जाने के साथ साथ ये जीवन की क्रियाओं को करती है। इनकी लंबाई अधिक व चौड़ाई कम होती है। इनकी लंबाई अधिक होती है। अंतराकोशीय अवकाश नहीं होते। ये 2-3 पॉइंट हैं जिनको मैंने एक साथ लिख दिया है। अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाए जाते, ये इनकी मुख्य विशेषता है। जीवित होती है, लंबाई अधिक होती है, अंतराकोशीय अवकाश नहीं पाए जाते, ये इनकी मुख्य विशेषता है। अब अंतराकोशीय अवकाश में होता क्या है? कोशिका के कोणों पर, कोशिका के कोणों पर पौधे जो पदार्थ सेल्यूलोज बनाते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, उनसे उनके अदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, पैक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, वो इनके कोशिका के कोणों पर लिग्निन, पैक्टिन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है। जमाव हो जाता है, जिससे कोशिका भित्ति मोटी हो
रुकने लगती है। मोटी हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं? इन्हें लिग्निफाइड कोशिकाएं भी कहा जाता है। लिग्निफाइड, लिग्निन जमा होता है, इसीलिए इन्हें लिग्निन के जमाव के कारण, लिग्निन के जमाव के कारण लिग्निफाइड कोशिका भी कहा जाता है। अब इनकी कोशिका जितनी मोटी होती है तो ये पौधे को एक प्रकार से सहारा, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। तो किन पौधों को यांत्रिक सहारे की आवश्यकता नहीं है? यांत्रिक सहारे की आवश्यकता एक बीजपत्री पौधों को नहीं होती और जड़ों को भी नहीं होती। तो ये एक बीजपत्री पौधों में और जड़ों में नहीं पाई जाती। ये कोशिकाएं जड़ों व एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाई जाती। इनमें कुछ पौधों में, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है। आप लोग भी नोट करते जाइएगा। क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है तो नेचुरली प्रकाश संश्लेषण कर पाएंगे। अब ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं द्विबीजपत्री। पाई तो बहुत जगह जाती हैं, मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधों के पर्णवृंत, यानी पत्ती की जो, जिसको आप सामान्य भाषा में पत्ती की डंडी बोलेंगे, पर्णवृंत व पुष्पवृंत में पाई ही जाती है। और भी भागों में होती है, लेकिन यदि आपको देखना है कि ये कहाँ पर है तो यहाँ पर तो आपको मिलेगी ही। ठीक है, तो ये विशेषता है किसकी? स्थूलकोण ऊतक, जिन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा। क्या कहा जाता है? कोलेनकाइमा कहा जाता है। इसकी विशेषता, ये जीवित होती है, बिल्कुल याद रखना है। पैरेन्काइमा भी जीवित होती है, ये भी जीवित होती है, लंबाई अधिक होती है, अंतराकोश के अवकाश नहीं पाए जाते हैं। कोशिका के कोणों पर लिग्निन, पैक्टिन या सुबेरिन का जमाव हो जाता है। इसके कारण कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। और देखिए यहाँ लिखा है कोशिका के कोणों पर, इसीलिए कोशिका भित्ति मोटी हो रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? स्थूलकोण ऊतक। ये लिग्निन के जमाव के कारण लिग्निफाइड कोशिका भी कहा जाता है। ये कोशिकाएं जड़ों और एक बीजपत्री पौधों में नहीं पाई जाती। क्योंकि इनको, यानी जड़ों को और एक बीजपत्री पौधों को यांत्रिक सहारे की आवश्यकता नहीं है और ये यांत्रिक सहारा ही प्रदान करती है। कुछ पौधों में, इन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। ये द्विबीजपत्री पौधों के पर्णवंत व पुष्पवंत में अवश्य ही
पाई जाती है। अब इनमें इनके अलग अलग प्रकार हैं, किस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है कि इसमें लिग्निन का जमाव कहाँ पर है, कोशिका भित्ति के किस स्थान पर, अंतराकोशिकीय अवकाश में किस स्थान पर है, तो अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है भेद यानी इनके प्रकार। तो पहला प्रकार है भेद में, पहला फर्स्ट है कोणीय, कोणीय स्थूल कोण ऊतक। अब ये कैसा होगा, ध्यान दीजिए इधर कि जो कोशिकाएं हैं ये आप समझ लीजिए ये किस प्रकार की कोशिकाएं, जैसे पेरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं वैसी ही कोशिकाएं हैं। इनके बीच में अंतरकोशिकीय अवकाश है, चूंकि ये स्थूल कोण ऊतक है तो इनमें अंतरकोशिकीय अवकाश हमको दिखाई नहीं देता। अब ये मैं पीले रंग से बता रही हूँ कि जहां पर ये टच में आ रही है, जहां पर ये टच में आ रही है इस स्थान पर, यहाँ पर कोणों पर लिग्निन का जमाव होता है, कोणों पर लिग्निन का जमाव होता है। इस कारण इसे क्या कहा गया है, कोणों पर जमा है, इसीलिए इसे कहा जाएगा कोणीय स्थूल कोण ऊतक। क्या कहा जाएगा, कोणीय स्थूल कोण ऊतक। ठीक। अब दूसरा प्रकार है इसमें कोणीय के बाद में दूसरा है पट्ट स्थूल कोण ऊतक, पट्ट स्थूल कोण ऊतक। अब ये कैसा होता है, पट्ट मतलब होता है पट्टा, है ना। तो जैसे ये कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं, इनमें क्या होगा, ये कोशिकाएं इनमें कहां पर जमा होगा, ये मैं ब्लू चौक से आपको बता रही हूँ। इनमें पूरी पट्टी पर, यानी जो कोशिका भित्ति है इसकी पूरी पट्टी पर चारों तरफ इस तरह से लिग्निन का जमाव होगा। ये इस तरह से लिग्निन का जमाव होगा, मतलब पट्टी के रूप में चारों तरफ लिग्निन का जमाव होगा, जिसके कारण अंतराकोशिकीय अवकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। और ये चूंकि पट्टे के समान चारों तरफ पूरी से जमा है, अतः इसे कौन सा ऊतक कहा जाता है, इसे कहा जाता है पट्ट स्थूल कोण ऊतक। क्या कहा जाता है, पट्ट स्थूल कोण ऊतक। अब है इसका तीसरा प्रकार। तो तीसरा प्रकार कौन सा है, तीसरा प्रकार है नालाकार। कौन सा है, नालाकार स्थूल कोण ऊतक। अब नालाकार में होता क्या है, ये काफी कुछ पट्ट से मिलता जुलता है। देखिए यहाँ पर यहाँ मैं बना देती हूँ, ये कोणी है पहला, ये पट्ट है। अब देखिए नालाकार, तीसरा प्रकार कौन सा है इसका, भेद अपन पढ़ रहे हैं स्थूल कोण ऊतक के। इसमें तीसरा है नालाकार, नालाकार स्थूल कोण ऊतक। इसमें क्या होता है, नलिका, तो नलिका कैसी होती है, नलिका खोखली पाइप के समान होती है। तो इसमें भी क्या होता है, ये कोशिकाएं हैं, देखिए ये कोशिकाएं हैं, ये स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं हैं। अब इनमें क्या होता है, जो जमाव होता है वो अंदर की तरफ होता है। कहाँ होता है, अंदर की तरफ। इनमें जमाव यहाँ पर अंदर की तरफ होता है, यानी यदि ये कोशिका है तो इसके ल्यूमेन की तरफ यहाँ पर जमाव होता है, इस तरफ में ये जमाव होता है। देखिए यहाँ बाहर, यहाँ पर था, यहाँ पूरी चारों तरफ भित्ति में बाहर था, और इनमें क्या होता है, इनमें अंदर की तरफ नलिका के आकार में पूरी तरह से जमाव होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है नालाकार स्थूल कोण ऊतक। ट्यूबलाइट अंदर की ओर जमा हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, नालाकार स्थूल कोण ऊतक। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। कोणीय में अंतराकोशिकीय अवकाश में कोणों के रूप में लिग्निन का जमा होता है, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन या सेल्यूलोज का। पट्ट में कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ चारों तरफ जमाव होता है इन पदार्थों का, और नालाकार में गुहा की ओर जहां पर ल्यूमेन होती है कोशिका की, उस तरफ में जमा होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, स्थूल कोण ऊतक और उसकी विशेषताएं और प्रकार। अब हम पढ़ते हैं इसके कार्य।
कार्य करता है ये? क्योंकि इसमें लिग्निन वगैरह का जमाव हो जाता है तो कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। इसके कारण ये क्या क्या कार्य कर सकता है? सबसे पहला कार्य ये यांत्रिक सहारा देता है। क्योंकि कोशिका भित्ति मोटी है तो ज्यादा मजबूत हो जाएंगी और उस कारण पौधे को क्या देता है? ये यांत्रिक सहारा देता है। जीवित कोशिकाएं हैं तो जैविक कार्य भी करती हैं, जैविक कार्य करता है। फिर दूसरा कार्य, चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो ये प्रकाश संश्लेषण का भी कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। इसकी कोशिकाएं भी गोलाकार, बहुभुजी, लंबवत किसी भी तरह की हो सकती है। फिर यांत्रिक सहारा शिशु पौधों को ये देता है। भोजन संचय का कार्य भी ये करता है। फिर ये पत्तियों में नीचे तल पर पाया जाता है और पत्ती को फटने से बचाता है। क्योंकि पत्ती में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बहुत सारी वेपर आती है, तापमान को भी नियंत्रण करने के लिए पानी भाप में बदलता है और कोशिकाएं फूल जाती हैं। उस समय में रंध्र खुलते हैं, तब ये पर्ण तल पर रहकर, ऊपर तो क्यूटिकल की परत होती है, तब ये पर्ण तल पर नीचे की ओर पत्ती को फटने से बचाता है। इसके कारण पौधों में लचीलापन पाया जाता है। लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। आपने झाड़ियों में देखा होगा, कुछ पौधे नीचे की ओर मुड़ते हैं, लचीले के कपन के कारण फिर से हवा में झूलकर ऊपर हो जाते हैं। तो ये था हमारा स्थूल कोण ऊतक। इसकी हमने क्या पढ़ी? विशेषताएं, फिर उसके प्रकार, और अब ये क्या है? कार्य। यांत्रिक सहारा देता है क्योंकि कोशिका भित्ति मोटी है, जैविक कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है क्योंकि क्लोरोफिल पाया जाता है, जैविक कार्य क्यों करता है? क्योंकि जीवित कोशिकाएं हैं, जीव द्रव पाया जाता है, भोजन संचय का भी कार्य करता है, पर्ण तल पर नीचे की ओर पत्ती को फटने से बचाता है और लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। कार्य, इसके कार्य यांत्रिक, ये यांत्रिक सहारा देता है, जैविक कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है, भोजन संचय का कार्य करता है, पर्ण तल पर नीचे की ओर पत्ती को फटने से बचाता है और लचीलेपन के लिए उत्तरदायी है। तो ये हो गया हमारा कौन सा ऊतक? स्थूल कोण ऊतक। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं, नाम से ही अपन को समझ में आ रहा है कि दृढ़ ऊतक का मतलब है दृढ़, यानी जो दृढ़ता प्रदान करते हैं। ऐसे ऊतक जो दृढ़ता प्रदान करते हैं, इनकी भित्ति और मोटी होती है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है पेरेन्काइमा कोलेन्काइमा से दृढ़ ऊतक या स्क्लेरेन्काइमा का, कि ये आजीवित कोशिकाएं हैं। कैसी कोशिकाएं हैं? आजीवित कोशिकाएं। तो चलिए पढ़ते हैं अपन दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक, इसे स्क्लेरेन्काइमा भी कहा जाता है। किसी किसी बुक में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी होती है तो स्क्लेरेन्काइमा आपको दिखाई देगा और हिंदी में लिखा होगा तो दृढ़ ऊतक। जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है दृढ़ होगा। विशेषताएं, पहली विशेषता, ये आजीवित कोशिकाएं हैं, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता।
इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है। कोशिका भित्ति मोटी होती है, काफी मोटी होती है, इतनी मोटी होती है कि इसकी गुहा बहुत ही छोटी हो जाती है। इस कारण, मोटी होने के कारण कोशिका गुहा सक्रिय हो जाती है। अब कोशिका भित्ति मोटी कैसे होती है? कोशिका भित्ति में बहुत अधिक मात्रा में लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, सेल्यूलोज आदि का जमाव हो जाता है। अलग अलग प्रकार से होता है, उस आधार पर दो भागों में बांटा भी गया है। अब कोशिका भित्ति पर क्या जमा होता है? कोशिका भित्ति पर लिग्निन, सुबेरिन, पैक्टिन का जमाव हो जाता है। फिर अगली विशेषता तीसरा, इसमें अंतराकोश के अवकाश बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। अंतराकोश की अवकाश अनुपस्थित। अंतराकोश के अवकाश बिल्कुल भी नहीं पाए जाते। और इसमें जो इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन, ये सुबेरिन वगैरह जमे होते हैं, तो ये सब जगह एक ही मोटाई से जमा नहीं होते, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम जमा होते हैं। तो कोशिका भित्ति पर जमाव की मोटाई समान नहीं होती। कहीं पर अधिक मोटी तथा कहीं पर गर्दमय होती है। ये हिस्सा भी जहाँ पर गर्दमय होती है, ये भी दो टाइप का होता है। देखिए, ये मान लीजिए ये एक कोशिका भित्ति है, इसमें दोनों तरफ जमाव हुआ है। यदि ये जो जमाव है ये यहाँ से इस तरह से ऊपर की ओर हुआ है और इतने हिस्से में जमाव नहीं है, कोशिका भित्ति बीच में है, चारों तरफ जो जमाव हो रहा है बीच में ये केवल इतना जमाव है। यदि मैं कोशिका भित्ति हटा दूं यहाँ से, तो ये जो जमाव है यदि इस तरह से हुआ है और बीच में गर्त है, तो ये प्लेन एक जैसा गर्त है। और दूसरा कैसे जमाव होगा? दूसरा जमाव इस तरह से होगा, यानी किनारे जो है वो ढके हुए होंगे। अंदर कोशिका भित्ति है, अंदर क्या है? कोशिका भित्ति। ये लिग्निन इस तरह से भी जमा हो सकता है, इस तरह से भी जमा हो सकता है। ये किनारे की तरफ पतला होगा और बीच में क्या होगा? खाली स्थान होगा। लिग्निन यदि लगातार जमा है तो इस तरह से होगा, यहाँ कोशिका भित्ति मोटी होगी, यहाँ मोटी होगी, यहाँ पर कैसी होगी? छिद्र में। यहाँ पर कैसी होगी? छिद्र में। तो इस तरह से ये जमाव किसमें पाया जाता है? दृढ़ ऊतक में, स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है।
मेन डिफरेंस अपन को याद रखना है कि ये आजीवित कोशिकाएं हैं। पेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा दोनों ही जीवित कोशिकाएं थी या जीवित है। जो पेरेन्काइमा की कोशिकाएं पतली थी, कोशिका भित्ति, इसकी कोशिका भित्ति, और जो स्थूल कोण ऊतक और इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, जिसमें दृढ़ ऊतक की बहुत अधिक मोटी होती है। इतनी मोटी कोशिका भित्ति होती है कि कोशिका की गुहा कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है। कोशिका भित्ति पर किसका जमा होता है, लिग्नेन, सुबेरिन, पैक्टिन, सेल्यूलोज का जमा हो जाता है। अंतराकोशिकीय अवकाश बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति पर जो जमा होता है उसकी मोटाई समान नहीं होती, कहीं पर अधिक होती है और कहीं पर कम होती है। अब दृढ़ ऊतक को इनकी रचना के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक जो ज्यादा लंबाई वाली कोशिकाएं होती हैं, उनकी गुहा बिल्कुल सक्रिय होती है, उन्हें तंतु कहा जाता है, फाइबर कहा जाता है। और दूसरी प्रकार की कोशिकाएं जो लंबी नहीं होती, अलग आकार की होती है, उन्हें कहा जाता है दृढ़ कोशिकाएं। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है रेशे, ऑब्लिक, इसे तंतु भी कहा जाता है। पेरेन्काइमा के प्रकार इनके आकार के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है। रेशे, या किसी किसी बुक में आपको तंतु मिलेगा, कहीं पर फाइबर लिखा होगा। और दूसरा प्रकार है दृढ़ कोशिका। अब दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए। जो रेशे होते हैं वो रेशे वाली कोशिकाएं, इनको मैं दो भागों में बांट देती हूँ और दोनों को अलग अलग समझाती हूँ। जो रेशे हैं इनका आकार कैसा होता है, इनकी कोशिकाओं का इस तरह से ये कोशिकाओं का आकार होता है। ये लंबी और चपटी होती हैं, ये लंबी चपटी होती हैं। इनकी जो वॉल होती है वो वॉल काफी मोटी होती है। वॉल में लिग्निन जमा होता है, लिग्निन, पैक्टिन, सुबेरिन, ये पदार्थ जमा होते हैं। इस कारण इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत मोटी हो जाती है और इनका जो ल्यूमेन है वो बहुत ही पतला हो जाता है। इनमें बीच बीच में पिट या गर्त पाए जाते हैं। इनमें पिट या गर्त, ये यहाँ से आपको दिखाई देंगे, यहाँ पर पिट या गर्त इनमें पाए जाते हैं। पिट या गर्त, इंग्लिश में पिट बोलते हैं, गर्त, सभी में लगभग ये इस तरह से पाए जाते हैं। वॉल में बीच बीच में पाए जाते हैं। ये कोशिकाएं आजीवित होती हैं, इनमें कोशिका द्रव बिल्कुल भी नहीं होता। ये इनकी ल्यूमेन है और ये है इनकी लिग्निफाइड वॉल। लिग्निफाइड वॉल है जिसमें एकदम सेंटर में मिडिल लैमेला होगा और मिडिल लैमेला के दोनों तरफ लिग्निन का जमा होता है। बिल्कुल सेंटर में मिडिल लैमेला और दोनों तरफ जमा होता है। किसका जमा होता है? दोनों तरफ में ये जमा होता है लिग्निन, पैक्टिन या सुबेरिन का। इस तरह की इनकी आकृति होती है। ये आपको दिख रहा होगा, रेशे के समान लंबे तंतु के समान कोशिकाएं दिख रही है। तो ये जो रेशे तंतु रेशे प्रकार की हैं, इनकी विशेषता क्या है? पहला, ये लंबी होती है, लंबी, अग्र भाग नुकीला, अग्रभाग जो है ये इस तरह से नुकीला होता है, चपटा होता है। और ये किस स्थिति में पाई जाती है? एक एक अलग अलग नहीं पाई जाएगी, समानांतर समानांतर बंडलों के रूप में जहां पर भी पाई जाएंगी समानांतर बंडलों के रूप में पाई जाती हैं। इनमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। इनके भी दो प्रकार है। पहला प्रकार है जाइलरी रेशे और दूसरा प्रकार है अतिरिक्त जाइलरी रेशे।
रूप में आपको जाइलरी जो रेशे हैं उनका नाम मिलेगा, उनका नाम अलग मिलेगा और इनका नाम अलग मिलेगा। यदि जाइलरी रेशे हैं तो उन्हें कहा जाएगा काष्ठ तंतु, उन्हें कहा जाएगा काष्ठ तंतु। और यदि अतिरिक्त जाइलरी रेशे हैं तो उन्हें लिखा जाएगा बास्ट तंतु। अब देखिए इनका नाम, ये जाइलरी रेशे नाम से ही समझ में आ रहा है, ये जाइलम के आसपास पाए जाते हैं, इन्हें काष्ठ तंतु भी कहा जाता है। बनावट एक सी है, कोई फर्क नहीं है, जहां ये पाए जाते हैं उस आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो जो जाइलम के आसपास पाए जाएंगे उन्हें जाइलरी रेशे या काष्ठ तंतु कहा जाता है, और जो फ्लोएम में पाए जाते हैं, फ्लोएम में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है अतिरिक्त जाइलरी रेशे या बास्ट तंतु भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नामों में आपको मिलेंगे, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। जाइलरी रेशे जाइलम में पाए जाते हैं और अतिरिक्त जाइलरी रेशे फ्लोएम में पाए जाते हैं, इन्हें बास्ट तंतु भी कहा जाता है, जाइलरी रेशे को काष्ठ तंतु भी कहा जाता है। जो ये बास्ट तंतु हैं यही हमें रेशों के रूप में प्राप्त होते हैं। जो पेड़ों से हमें रेशे प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे अलसी के पौधे से हमें रेशे मिलते हैं, फिर इसके अलावा जूट के रेशे हमें मिलते हैं, सन के रेशे हमें मिलते हैं। ये सब रेशे प्राप्त होते हैं जिनका उपयोग हम किस रूप में करते हैं, सन को कई जगह पर पटसन भी लिखा होगा, और ये तंतु हमारे वस्त्र बनाने के या कोई अन्य प्रकार के वस्त्र बनाने में काम में आते हैं। तो जितने भी रस्सियां बनाने में, टोकनी बनाने में, उन सब में ये काम में आते हैं। तो रेशे लंबी की कोशिकाएं जो होती है लंबी होती है, अग्रभाग पर नुकीली होती है, समानांतर बंडलों के रूप में होती है, कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, इनकी ल्यूमन बिल्कुल सक्रिय होती है, इनकी कोशिका भित्ति में पिट्स पाए जाते हैं जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है। अब दृढ़ ऊतक का दूसरा प्रकार है दृढ़ कोशिका। ये जो दृढ़ कोशिका है ये वास्तव में पैरेनकाइमेट्स कोशिकाओं से निर्मित होती हैं। पैरेनकाइमेट्स कोशिकाओं में धीरे 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 जब वो पुरानी होती जाती है तो उनमें लिग्निन का जमाव होता जाता है और उनके ल्यूमेन पूरी तरह से खत्म हो जाती है। साधारण गर्त उनमें पाए जाते हैं, ये मृत होती हैं, आजीवित कोशिकाएं होती हैं। कैसे होती हैं, देखिए इनमें इस तरह की ये कोशिकाएं दिखाई देती हैं। इनमें अंदर की ओर यहाँ पर लिग्निन का जमाव होता जाता है, लिग्निन का इस तरह से जमाव होता जाएगा और इनकी जो ल्यूमेन है बिल्कुल सक्रिय हो जाएगी। ये जो ल्यूमेन का जमाव होता है, ये ल्यूमेन का जमाव क्या करता है, इसकी गुहा को पूरी तरह से खत्म कर देता है। किंतु इनमें भी बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, पिट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनमें भी पिट्स, गर्त पाए जाते हैं जिनसे पदार्थों का आदान प्रदान इनमें हो सकता है। कैसी कोशिकाएं हैं ये, आजीवित कोशिकाएं हैं। विशेषता देखते हैं अपन, ये समान व्यास वाली, समान व्यास की होती है। फिर दूसरी विशेषता है कि ये निर्जीव होती है, आजीवित होती है, यानी इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता, आजीवित कोशिका है। फिर तीसरा, गर्त साधारण होते हैं, जो भी गर्त होंगे वो साधारण होंगे, ढके हुए गर्त नहीं होंगे, आच्छादित गर्त नहीं होंगे, सरल प्रकार के इनमें पाए जाते हैं। लिग्निन बहुत अधिक जमा रहता है, लिग्निन बहुत अधिक मात्रा में होने से गुहा सक्रिय हो जाती है। गुहा ल्यूमेन, गुहा को ही ल्यूमेन कहा जाता है, सक्रिय हो जाती है। तो ये है दृढ़ कोशिका, समान व्यास की होती है, आजीवित होती है, इनमें साधारण गर्त पाए जाते हैं, सिंपल सरल गर्त पाए जाते हैं,
लिग्निन बहुत अधिक मात्रा में होने के कारण इनकी गुहा एकदम सक्रिय हो जाती है। अब ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अखरोट, बादाम के छिलकों में, और कहाँ पाई जाती है ये? अमरूद के बीजों में, जितने भी नट्स हैं, जैसे बेर की जो बीज होता है, बीज की जो कवरिंग होती है वो भी इन्हीं के द्वारा होती है। और जब ये कोशिकाएं यानी दृढ़ कोशिकाएं फलों की भित्ति के रूप में पाई जाती हैं तब इन्हें ग्रिट कोशिकाएं कहा जाता है। इसको मैं अलग से हाईलाइट करके लिख रही हूँ। कौन सी कोशिकाएं कहा जाता है? ग्रिट कोशिका। कहाँ पाई जाती है ये? जब फलों के बीजों में पाई जाती है, फल की भित्ति में पाई जाती है, तो इन्हें कौन सी कोशिका कहा जाता है? बीजों में यदि पाई जाती है तो इन्हें ग्रिट कोशिका कहा जाता है। तब दृढ़ कोशिका ना कहकर ग्रिट कोशिका इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ी अभी? दृढ़ कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं पढ़ी? दृढ़ कोशिकाएं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं दृढ़ ऊतक के कार्य। ठीक है, दृढ़ ऊतक के कार्य। कार्य में पहला कार्य, चूंकि दृढ़ ऊतक है, दृढ़ता प्रदान करता है, तो पहले ही कार्य हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं, नाम से ही समझ में आ रहा है। दृढ़ ऊतक यानी दृढ़ता प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान कर यांत्रिक सहारा देता है। सबसे पहला इसका कार्य है, यांत्रिक सहारा देता है। ठीक है, ये बिल्कुल हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं है, ये हमें बिल्कुल मालूम ही होना चाहिए। दृढ़ ऊतक है मतलब यांत्रिक सहारा देता है। ये जल व खनिज लवण का संवहन करता है, के संवहन में सहयोग करता है। इनमें पिट्स होते हैं जिनके द्वारा यहाँ वहाँ जल और खनिज पदार्थ आ जा सकते हैं। इसके बाद अगला जो इसका तीसरा कार्य है, मरोद्भिद पौधों में बाष्पोत्सर्जन को कम करता है। मरोद्भिद पौधों में बाष्पोत्सर्जन को कम करना, कम करता है। तो ये थे इसके कार्य। ये बीजों को भी कवच प्रदान करता है, दृढ़ता प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जल और खनिज लवणों के संवहन में सहयोग करता है, मरोद्भिद पौधों में बाष्पोत्सर्जन को कम करता है, तनाव तथा दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तनाव व दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है, सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो ये दृढ़ता प्रदान कर यांत्रिक सहारा देता है, जल व खनिज लवण के संवहन में सहयोग करता है, मरोद्भिद पौधों में बाष्पोत्सर्जन को कम करता है, तनाव और दबाव को सहन करने की क्षमता प्रदान करता है। तो बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा? दृढ़ ऊतक के बारे में और स्थूल कोण ऊतक के बारे में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो अपन और बड़ी स्टडी, ज्यादा स्टडी इनके बारे में करते हैं तो इनके बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। अतः आप इसको बहुत अच्छे से समझें, कहाँ पाया जाता है, क्या कार्य है और किस तरह से इनकी आकृति होती है, ये मालूम होना आपको अत्यंत आवश्यक है। जहाँ भी डाउट्स हो मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, ओके, बाय।